तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस टर्न पे आपको एक्सरसाइज 13.3 कराई थी, और 13.3 में जो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सारे आपसे एक एक करके डिस्कस भी किए थे और काफी देर तक समझाए भी थे। अब बच्चों, अगर आप अपना सीबीएसई का सिलेबस टर्म 2 का ओपन करेंगे तो सीबीएसई का टर्म 2 का सिलेबस ओपन करने पे आपको ये दिखाई देगा कि उसमें रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आज के टर्न पे खत्म कर देंगे। तो 13.3 मैंने आपको करा दी थी। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हैं एक्सरसाइज 13.4 पे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालें और उसमें लिखें एक्सरसाइज 13.4। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर के आते हैं और ये काफी इजी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बच्चों, आपके सामने अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 13.4 का। तो बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, डालिए हेडिंग एक्सरसाइज 13.4। तो बच्चों, जब आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को देख के ऐसे लगेगा कि हालांकि थ्योरी तो आपके सर ने आपको पढ़ाई है, मैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, और फिर भी अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप सब कुछ समझते चले जाइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों अगर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप सब रेडी हो गए? चलिए, लिखा है बच्चों, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग state which of the following are not the probability distribution of a random variable, give reasons for your answer। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं उसको यहां पर आप अप्लाई करिए। तो बच्चों, जब आप यहां पर देखेंगे कि जो px की वैल्यू 0.4 है जब x की वैल्यू है 0, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालें, कि आपको ये तो पता ही है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह से हो, लेकिन अगर हम उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज का बात करेंगे तो उसका सम क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आप सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप निकालिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो बच्चों, जब आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएंगी? वो आएगी 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसी रैंडम वेरिएबल का है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं thus the given table is probability distribution of random variable क्या सभी को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन किस तरह से किया गया? अब बच्चों, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर हो गया, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे बच्चों किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर आप x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ रही है -0.1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सिंस probability of any observation is not negative, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। Thus, तो बच्चों ये जो टेबल है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल को शो नहीं कर रही है। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों इसी तरह से आपके पास अगर आप एक्सरसाइज ओपन करके बैठे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सबको करने का बेहद आसान तरीका है। अगर आपका सम 1 आ जाता है तो वो आपके आंसर को फेवर करता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का। और अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 से छोटा आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेगेटिव आ रहा है
तो इसका मतलब वो भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 13.4 का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी है, और अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, जब कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं फिर। तो बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये आपके नोटपैड में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपके पास। लेकिन बच्चों यहां पर अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेक कर लें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेक कर लें तो ये 0.6 है, ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो ये 0.9 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। 1 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गई टेबल। ये जो टेबल है इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ये 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05 अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे आ रहा है 1 से एक्सीड कर गया, ये आ रहा है 1.05। 1.05 आने का मतलब ये है बच्चों कि ये रॉन्ग है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी इजी है और आप समझ भी गए होंगे, और किसी भी बच्चे ने अगर क्लास नहीं भी की है पहले तो वो पहले भी अभी भी समझ सकता है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ये काफी इजी टाइप होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एक अर्न है, अर्न का मतलब गठरी होती है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? तो तुम कहोगे सर 2 बॉलें निकाली गई हैं, अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं तो वो 2 बॉलें ब्लैक भी हो सकती है, उसमें कोई भी ब्लैक नहीं हो सकती है, उसमें से एक ब्लैक एक रेड हो सकती है, उसमें पहली रेड दूसरी ब्लैक हो सकती है। तो सर इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्रिएट तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को फुली करना चाहें तो सबसे पहले लिखिए लेट बी रिप्रेजेंट्स, बी या ए जो भी आप मान लीजिए, लेट बी रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक बॉल एंड आर रिप्रेजेंट्स अ रेड बॉल। ठीक है, ये मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब बच्चों जो 2 बॉलें हम निकालना चाहते हैं वो 2 बॉलें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप कहोगे सर वो 2 बॉलें ब्लैक भी हो सकती हैं, वो 2 बॉलें ब्लैक भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं और आप क्या निकाल सकते हैं, तो तुम कहोगे सर उसमें से एक ब्लैक और रेड भी हो सकती है, उसमें से एक रेड और ब्लैक भी हो सकती है, उसमें दोनों ही रेड हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से ये आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जब आपकी दोनों ब्लैक बॉल्स होंगी तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 2, एक ब्लैक एक रेड हो जाएगी तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 1, एक रेड एक ब्लैक फिर यहां पर फिर से एक ब्लैक मिल गई है तो x की वैल्यू 1, यहां पर एक भी ब्लैक नहीं मिली है तो x की वैल्यू 0, ठीक है। तो अगर x 0 है, इसका मतलब अगर रैंडम वेरिएबल 0 है तो आपने जो 2 बॉलें निकाली हैं उसमें से एक भी ब्लैक बॉल नहीं है। अगर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब आपने जो 2 बॉल्स निकाली हैं उसमें एक बॉल ब्लैक है, समझ गए। तो बच्चों इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये मैंने आपको x की वैल्यूज यानी रैंडम वेरिएबल को लिखने का मेथड बताया, क्योंकि कई लोग तो ये x की वैल्यूज को लिखना समझते ही नहीं है। हम कहते हैं लिखो x की वैल्यू, लेकिन उनको रटी होती है प्रोबेबिलिटी, हर बार वो एक प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों जो x है वो आपका एक रैंडम वेरिएबल है, उसे समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली आप क्या लिख देंगे, आप फाइनली लिख सकते हैं thus the possible
वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1 एंड 2, ठीक है ना, 0, 1 एंड 2। तो तुम लिख सकते हो यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों फिनिश हो गया। तो बच्चों इसी तरह से हर क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और आप पहले से ज्यादा सीखना चालू कर देंगे। तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का तो हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर है 4th। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th को करते हैं। इससे आपके और भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक प्रोबेबिलिटी में। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 3 पार्ट है तो उसमें 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क ऐसे करके 3 पार्ट्स का ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सबसे पहला नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, फिर कह रहा है नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, फिर कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो काफी सारा डाटा है यहाँ पे, धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को ही धीरे से करते हैं पहले, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें लिखा है 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करो, जो सैंपल स्पेस आता है वो सेम होगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा, यानी कि 2 कॉइन को टॉस करने पे जो सैंपल स्पेस आता है वो कुछ आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर जो हमें निकालना है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, सैंपल स्पेस नहीं निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास फेवरेबल क्या है, वर्ड लिखा है नंबर ऑफ हेड्स आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपको एक्स क्या बनाना पड़ेगा, एक रैंडम वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखिए, हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, इस तरह से लिखिए। तो फिर यहां पर जो एक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपको पास चाहिए नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो बच्चों हो सकता है आपके पास दोनों हेड्स आ जाए, ठीक है ना, उसकी पॉसिबिलिटी यानी एक्स की वैल्यू हो गई 2। और क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है एक हेड आए एक टेल आए, उसकी पॉसिबिलिटी यानी इसमें एक्स यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी। और क्या हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो उसमें हेड तो आ रहा है ना। और क्या हो सकता है हेड आई ने, तो यानी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू अपनी हो सकती है 0, 1 और 2। क्या हो सकती है 0, 1 और 2। तो एक्स की वैल्यू तो अब आप समझ गए। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि वहां पर हेड आया ही नहीं है। तो क्या आया है, टेल टेल आया है। तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, समझ में आया। उसके बाद अगर हम कहते हैं बच्चों एक बार हेड आ गया यानी x की वैल्यू 1 हो गई। एक बार हेड कब हो सकता है, पहले हेड टेल आ जाए फिर टेल हेड आ जाए। तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल है, यानी कि 1/4 और 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपने जो आंसर बताया था वो सही है। हो सकता है बच्चों नंबर ऑफ हेड्स में 2 बार हेड आ, तो ये हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो बच्चों हमें यहाँ पर काम कुछ और करना है, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ही आपको बनाना होगा, आप कुछ और मत लिख के आ जाइएगा, वो आपका आंसर नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा है और आप लिख के कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी तक आपको नहीं पता है, तो देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूं। एक्स अपनी वैल्यूज क्या ले सकता है 0, 1, 2 ले सकता है,
और px अपनी वैल्यू लेगा 0 पे 1/4 है, 1 पे 1/2 है, और जब दोनों हेड्स आते हैं तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/4 है। तो बच्चों ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा काफी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी करना होगा, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी करना होगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन लिखा हुआ है, उसमें आपका समय ज्यादा चला जाएगा। सेकेंड पार्ट फिर भी आ सकता है, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेल्स या तो 0 भी हो सकते हैं, या तो 1 भी हो सकते हैं, या तो 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा उसमें x यानी जो रैंडम वेरिएबल होगा वो वैल्यू अपनी लेगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से करते हैं। तो बस आपके लिखने का पैटर्न थोड़ा सही होना चाहिए। मैं आपको एक एक वर्ड इसलिए बता रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि आपने पेपर का पैटर्न देखा है, वो पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो पेपर सब्जेक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा एक ही लाइन में लिखा रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जैसे लिखवा रहा हूँ, वो आपको भी लिखना है और ऐसे ही जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो उसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और आगे लिखा है साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। तो बच्चों 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स निकल करके आएंगे। तो उसमें हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, और कौन सा बचा यार, इसमें तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बचा टेल हेड हेड बचा, उसमें टेल हेड टेल बचा, उसमें टेल टेल हेड बचा, और एक टेल 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 ये बचा। ये बच्चों लिखने में हमको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको तो मैंने फाइनली लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका फेवरेबल केस है यहाँ पे उसमें लिखा है नंबर ऑफ टेल्स, इसको नंबर ऑफ टेल्स से मतलब है बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे, लेट x represents the number of tails, x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों x अपनी वैल्यू क्या ले सकता है, 0, 1, 2, 3, यानी जब हम x 0 डालेंगे तो यानी उसमें एक भी टेल नहीं होनी चाहिए, यानी आपके पास हेड 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 वाला ही केस होगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो बच्चों अगर हम x1 लेते हैं तो उसमें एक टेल हो सकता है, यानी कि हेड हेड टेल हो सकता है, और हेड टेल हेड हो सकता है, और टेल हेड हेड हो सकता है। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/8, 1/8, फिर 1/8, यानी आंसर आपका आ गया 3/8। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं x = 2 पर, तो ये क्या हो सकता है, ये यानी कि ये हो सकता है, और 2 टेल एक ये हो सकता है। सैंपल स्पेस से मैं कॉपी करके लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं, इसीलिए सैंपल स्पेस मैंने आपको पहले लिखवाया। तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर ये 1/8, 1/8, 1/8, यानी कि 3/8 ही आएगा, इसमें भी कोई नया काम नहीं है। उसके बाद बच्चों x की वैल्यू मैंने 0, 1, 2, उसके बाद 3 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो यानी सिर्फ एक ही केस बचा, क्योंकि टेल 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 तो एक ही बार आएगा, तो वो 1/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दिस इज द इजीएस्ट वे, ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये एकदम कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपको करने ही पड़ेंगे, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और इसको प्रूफ मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने प्रीवियस 10 पे आपको एक सैंपल पेपर दिखाया था सीबीएसई का लेटेस्ट वाला, उसमें ये 5वां या 6ठा नंबर क्वेश्चन था इस तरह का। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, अगर आप उस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ये इस तरह से होगा। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर का मतलब
हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आपका तभी सही माना जाएगा जब चेक करने वाले टीचर के पास क्या नजर आए, उसको इस तरह का एक बॉक्स नजर आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस तरह से बॉक्स में सजा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x 0 1 2 3 और यहाँ पर हो गया आपका px। ये आपने निकाला था 1/8, दूसरा क्या निकाला था 3/8, दूसरा था 3/8, फिर था 3/8, फिर हो गया 1/8। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। तो आखिरी में इस तरह से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से हर बच्चा समझ में आ गया होगा सबको। जिन्होंने पहली बार भी किया है वो भी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट एग्जाम में जल्दी नहीं आएगा, तो आप इसको चाहें तो आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। 4 टॉसेस में इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम खपाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप खुद से कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। तो आप करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करें। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of success in 2 tosses of a die where a success is defined as number greater than 4, 6 appears on at least 1 die। तो बच्चों डाई तो सभी लोग जानते हैं और यहां पर 2 टॉसेस किए गए हैं डाई के। इसका मतलब आपके पास 36 आउटकम्स होंगे और 36 आउटकम्स को लिखते नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस टर्न पे बताया था कि अगर आप एक बाबा जी का तिलक बना लें तो बाबा जी का तिलक बना करके आप उन 36 आउटकम्स में से जो भी पूछा जाए आप उसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब 36 आउटकम्स तो हम नहीं लिखने वाले हैं, बहुत उसमें समय खप जाएगा। हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम x को डिफाइन करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो x तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल which represents the number of success, the number of success। ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मैंने सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा कम से कम। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, नंबर ऑफ सक्सेस का। ऐसा ना हो x किसी और को मान के बैठ जाओ। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही काम करना। अब आपका फेवरेबल केस बच्चों क्या है, पहला पार्ट पढ़िए। पहले पार्ट में क्या लिखा है, उसमें लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4। क्या चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 4। तो बच्चों नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए तो उसका x आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो तुम कहोगे सर x तो वैल्यू अपनी 0 1 2 3 लाइक दैट ऐसे लेता है। तो हमने कहा कि मान लो अगर x ने वैल्यू अगर 0 ले ली तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास नंबर 4 से बड़ा दोनों डाइसेस में नंबर 4 से कम आने चाहिए। हाँ, दोनों डाइसेस में नंबर बेटा 4 या 4 से कम आना चाहिए। देखो बेटा इसमें लिखा है ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब अगर आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 0 इसको नल कर देगा। नल करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, नंबर या तो 4 होना चाहिए या तो 4 से छोटा होना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम x इक्वल टू 0 को लिखते हैं। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, उसने आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की, उसने आपकी सक्सेस को पूरा नहीं किया। सक्सेस क्या थी, नंबर 4 से बड़ा आ जाए। लेकिन आप x इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो उसका मतलब नंबर 4 से बड़ा नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो वो 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। ठीक है,
तो आप अगर भूल जा रहे हो या मेरे इतने स्टेटमेंट्स नहीं याद रख पा रहे हो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ टॉसेस, ऑन बोथ टॉसेस। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों अगर आप बताइए नंबर 4 हो या 4 से छोटा हो तो आप बता सकते हैं कि क्या आएगा इसका? क्यों भाई, नंबर 4 हो या 4 से छोटा हो तो क्या आएगा इसका बेटा आंसर? कौन बताएगा? क्वेश्चन तो पढ़ा है ना आपने, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। सर 16 केस। अब बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर हमको बना के दिखाएं क्या पूरा? इसका आंसर आप खुद निकालिए। नंबर क्या है? लेस देन या तो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, चलिए अपने आप करिए। अपने आप करिए, अभी मैं आपको डिफाइन करके देता हूं। तो आपका x इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ टॉसेस। बच्चों यहाँ पे सम नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर लिखा है। तो बच्चों अगर आप 36 आउटकम्स बनाएंगे और अगर ऐसा करेंगे तो आपको सारे केसेस समझ में आएंगे, आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं पा रहे तो पहले 36 आउटकम्स बनाइए और 36 आउटकम्स बना करके फिर आप करिए। तो 36 आउटकम्स आपने बनाइए फिर करिए। और बच्चों अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती है निकालने तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें एक इवेंट है जिसमें नंबर 4 आ जाए और एक इवेंट है जिसमें 4 ना आए, तो आप ए यूनियन बी ले लो। और ए यूनियन बी का मतलब होता है, या जैसे भी कर लो यार, तुम्हारा मतलब पी ए प्लस पी बी 4/9। 4/9। यस, 4/9 आएगा। तो बेटा कैसे निकाला आंसर, आप हमको बता सर सकते 16 हैं? पॉसिबल केसेस है, 16/36। यस, 16/36। ओके, यस बेटा, 16/36, गुड आंसर। तो बच्चों x इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अब x इक्वल टू 0 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं x इक्वल टू 1 पे। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। जो 36 आउटकम्स है उन 36 आउटकम्स में अब हम लोग क्या देखते हैं, लिखा है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ? सर x एक इक्वल टू, डाइस का नंबर 4 से ग्रेटर हो जबकि दूसरे का ना हो। हाँ, एक बार नंबर 4 से बड़ा होगा और दूसरे का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो अगर आप इसको कम समझ पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है क्लास में काफी ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है क्या। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 on first toss, on first toss and greater than 4 and greater than 4 on second toss। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, एक तो तुम्हारा ये वाला केस हो सकता है, प्लस एक ये भी हो सकता है कि पहले आ जाए नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन फर्स्ट टॉस। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन फर्स्ट टॉस एंड लेस देन और इक्वल टू 4
और इक्वल टू 4 ऑन सेकेंड टर्म्स। तो बच्चों ऐसे दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आएगी 4/6। ओके, तो 4/6 यानी कि 4/6 इंटू 2। ये ओवरऑल बेटा रुको, हम तो दोनों केसेस सोच के लिख रहे हैं। 4/6 इंटू 2/6, ठीक है, प्लस फिर से 4/6 इंटू 2/6 वही रहेगा, यानी आंसर ये 4/9 ही आएगा। यस बेटा 4/9 आएगा, ये भी आंसर 4/9 आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो वो एकदम 36 आउटकम्स सजाएंगे तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलो बच्चों ये तो हो गया। उसके बाद बच्चों हमने x इक्वल टू 2 ले लिया। x इक्वल टू 2 का मतलब जो नंबर ग्रेटर देन 4 है वो दोनों पर आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी है नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन बोथ टॉसेस, ये हो गया। तो बच्चों ये कितना हुआ? 1/9। 1/9। 1/9 कैसे बना होगा? 1/9 यानी कि अच्छा, पहले में भी 2/6, दूसरे में भी 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/9। यस बेटा 1/9। तो बच्चों जितने मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट्स मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन तो ये फिनिश हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, क्वेश्चन खत्म। और अगर आप पूछेंगे कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं क्या? एग्जाम में क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। तो x ये बड़ा नहीं है, मैंने लिखा काफी है इसलिए हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो। मैंने हर चीज जो बोल रहा हूँ मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये बच्चों ये आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे 3 नंबर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखते ही आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग सभी लोग समझ गए हैं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। तो बच्चों जो आगे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कई सारे सैंपल पेपर्स में ऑलरेडी गिवन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो मे भी ये एग्जाम में भी आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरी तरीके से स्क्रीन पे आ गया आपके। इसमें लिखा है A random variable x has following probability distribution, ठीक है। तो इन्होंने तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना बनाए दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबसे पहले पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि के की वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, के की वैल्यू निकालने के लिए सबका सम करके सम, 1 के इक्वल। सबका सम करेंगे और उसको 1 कर देंगे। तो सर फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी निकालते हैं। 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k। ये बच्चों आप जो है पूरा सम 1 कर दीजिए। तो जब आप इसका पूरा सम आप 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हुआ आपका 10k² + 9k - 1 = 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, उसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 10k - 1 k + 1 = 0। यानी बच्चों यहाँ से आपके पास k की वैल्यू निकल आई। k की वैल्यू है -1 और 1/10, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान दें।
अब बच्चों आपका क्या है सेकेंड पार्ट में लिखा है पी एक्स सर -1 को तो इग्नोर कर देंगे ना। हाँ बेटा -1 को इग्नोर कर देंगे। यस बेटा मैंने वो भी लिख दिया। -1 को आप इग्नोर कर लीजिएगा। यस बेटा -1 को सभी बच्चे इग्नोर कर दें क्योंकि के की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। क्योंकि के की वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए के की वैल्यू आप जो माइनस वाली लिखी हुई है आप उसको हटा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद p x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ कि p at x equal to 0, p at x equal to 1 एंड प्लस p at x equal to 2। ठीक है। तो x equal to 0 पर वैल्यू 0 है, x equal to 1 पर वैल्यू k है और x equal to 2 पर वैल्यू 2k है। तो अगर आप ये सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3k और k की वैल्यू आप अभी आप निकाले हैं 1/10, तो ये आंसर आ जाएगा 3/10। 3/10 मतलब 0.3। तो बच्चों सेकेंड पार्ट भी निकालिए। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसमें फ्री के नंबर मिल जाएंगे। पी एक्स ग्रेटर देन 6। अब x ग्रेटर देन 6 में ऐसे थोड़ा नहीं 7 8 9 10 सब लिखते चले जाओ। x ग्रेटर देन 6 में बस x इक्वल टू 7 ही आएगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वो x इक्वल टू 7 पे ही ले रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी है 7k स्क्वायर प्लस k। तो यहां पर क्या करो k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू कितनी है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/100 प्लस 1/10। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 17/100। ये हुआ बच्चों। तो मैं बीच बीच में रुक भी जा रहा हूँ, आप करो आराम से। बच्चों आपको यहाँ पर निकालना है फोर्थ पार्ट, जब x लाई करता है 0 से लेके 3 के बीच में, यानी कि 0 पे इक्वालिटी नहीं लगी है, 3 पे भी इक्वालिटी नहीं लगी है, तो 0 और 3 के बीच में 1 आएगा और 2 आएगा। तो आप 1 और 2 वाली प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको आपस में ऐड कर दीजिए और फिर उसमें k की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि x लाई करता है 0 से लेके 3 तक, तो ये हो जाएगा x1 और फिर ये हो जाएगा x2। तो ये वैल्यू हो गई आपकी k प्लस 2k, k प्लस 2k मतलब 3k, और इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू 1/10 है, तो आंसर इज 3/10। ये आपका आंसर आ गया। सभी लोग ध्यान दें, क्वेश्चन पूरा अब आपकी स्क्रीन पे है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अगर आप देख सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो ये आपके लिए काफी इजी है, इसको करके आप जल्दी से नंबर ले आ सकते हैं। नंबर बच्चों अगर आपके ठीक ठाक होंगे तो 2-3 अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी एडमिशन्स हो जाते हैं। बिट्स पिलानी के लिए तो टॉपर बनना पड़ता है सीबीएसई बोर्ड का, वो तो बन नहीं सकता जल्दी कोई, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जैसे शिवनादर यूनिवर्सिटी है HCI टेक्नोलॉजीज की, वो इसका 12th का स्कोर कंसिडर करती है। इसके अलावा थापर कॉलेज है, थापर लेता है, वो भी स्कोर लेता है क्लास 12th का। इसके अलावा एक मुंबई में केजी सोमैया है, वो भी लेता है इसका स्कोर। तो 12th के स्कोर कई लोग लेते हैं, जेपी भी लेता है। तो बच्चों फिलहाल ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके नंबर जल्दी बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी आपको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करना बल्कि चालू कर दीजिए, मेरा वेट मत करिए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, इसके बाद मीन और वेरिएंस के भी क्वेश्चन होते हैं,
मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, लेकिन बच्चे उनको छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करने होते हैं। बाय द वे अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले इसको देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 10 से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो कहोगे सर ये तो काफी इजी है, फर्स्ट पार्ट का तो मैं आंसर आपको एक झटके में बता दूंगा। तो ए पार्ट का आंसर हुआ k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से 6k इज इक्वल टू 1 आ गया, तो k की वैल्यू 1/6 हो गई। अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में अपने इसने तीनों केसेस बनाए हैं, तो मैंने तो अभी आपको सिखाया था, आप लोग ऐसे लिखा है रैंडम वेरिएबल 2 से छोटा होना चाहिए। अब 2 से छोटा होना क्या हो सकता है, वो 0 ले सकता है और 1 ले सकता है, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू क्या है उसकी k, और 1 पे वैल्यू क्या है उसकी 2k। तो आंसर कितना आया 3k। k की वैल्यू कितनी है 1/6, तो आंसर कितना आया 1/2। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या लिखा है इसी पार्ट में, लिखा है px लेस देन इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे इक्वलिटी है, यानी कि आप 0 लेंगे, समझ रहे हैं। लिखने का पैटर्न देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे और x इक्वल टू 2 भी लेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एकदम फेयर वर्क करके दे रहा हूं, आपको भी इसी तरह से एग्जाम में करना होता है। एकदम गंदी संदी राइटिंग में करोगे समझ में नहीं आएगा, नंबर कट जाएंगे अलग, ठीक है। तो ये कितना आया, ये हो गया बच्चों आपका 6k, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1/6 है, तो ये वैल्यू आ गई 1। फिर क्या लिखा है x ग्रेटर और इक्वल टू 2। ग्रेटर और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि आप 2 लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे 2 लेंगे, और अदरवाइज मतलब 2 से बड़ा आप लिखेंगे लेकिन वो वैल्यू सब 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे k है, x इक्वल टू 1 पे 2k है, x इक्वल टू 2 पे 3k है। अदरवाइज मतलब 2 से बड़ी और जो भी पॉसिबिलिटी यूज हुई वो सब अदरवाइज में चली जाएगी। तो ये तो सिर्फ 3k बनेगा, और ये वैल्यू तो अदरवाइज की 0 है, तो आंसर हो जाएगा 3k। और k की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/6, तो आंसर हो जाएगा 1/। चेक करिए भाई सबको समझ में आ गया। तो बच्चों साथ साथ देखते चले जाइए। हाँ भाई समझ में आ गया। यस सर। ओके। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तो काफी छोटा, लेकिन बेसिकली बच्चों को मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का ज्यादा आइडिया नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन वो गलत भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है तो मीन पे, लेकिन मीन निकालने से पहले ही आपको थोड़ी इसमें मेहनत भी करवाएंगे। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाला पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। पहले ये वाला 9th वाला देख लीजिए। अब बच्चों ऐसा होता है ना कि ये तो है तो पूरा प्योरली बोर्ड का पेपर, सेंटर भी आपके बदल जाएंगे। तो एक सेट में हो सकता है ये रैंडम वेरिएबल वाला हो, दूसरे सेट में हो सकता है मीन वाला क्वेश्चन चला जाए, तो इस तरह से हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 की छोटाई कितनी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए, तो बच्चों आपको अगर मीन अभी तक नहीं बताया गया तो मीन आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो मीन का जनरल फॉर्मूला एनपी होता है, लेकिन बाय द वे उसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं चलो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। हमें ये 3 टॉसेस बार बार बहुत खलते हैं, इनको लिखना हमें बड़ा अजीब लगता है। 2 टॉसेस वाला हो तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन चलो 3 टॉसेस आ गए हैं तो अब इसको करते तो नहीं। Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin। ठीक है,
तो बच्चों कभी भी ये मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की पहले अगर कभी भी बात आती है तो दिमाग में एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है। अगर आप वो बनाने में कामयाब हो गए, इसके बाद आप मीन वगैरह सब निकाल सकते हो, यानी पहुंचना आपको वहीं तक है जैसा कि मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 3 आपके पास कॉइन है, उनका टॉस किया गया है, 8 आउटकम्स होंगे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स है उसी पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जो नंबर ऑफ हेड्स है, मतलब हेड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, वो 100 नंबर ऑफ हेड्स आपके 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है टेल 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 वाला केस हो जैसा कि अभी कराया था, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है ना, यही तो होगा। तो बच्चों जो हेड्स आना है वही आपकी सक्सेस है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लेट एक्स डिनोट द गेटिंग हेड्स, या जैसे लिख लो सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड्स, लिख लो सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड्स। ठीक है, इस तरह से लिख लो। क्या लिख लिया सभी ने? लेट एक्स डिनोट द सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड्स। चलिए अब उसका सैंपल स्पेस लिखवाओ, मैं तो उसी में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ हेड हेड हेड, फिर एक इंटरचेंज करो, फिर ये हो गया हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड हो गया, फिर हेड टेल टेल। तुम समझ गए हम लिखते कैसे हैं? देखो हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो ये हेड हेड है, फिर इसमें सर कर पहले दो आप हेड लास्ट टेल, वाली चेंज करते फिर हैं, फिर उसके टेल बीच हेड वाली लिख दो, चेंज फिर करते टेल हैं। टेल करता है। हाँ, इस तरह से हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी तब भी मिस हो जाता है कोई ना कोई एक, फिर आखिरी में बड़ी तकलीफ होती है कि 8 में से कौन सा बच गया। तो टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। ये बच्चों देखो मैंने 8 आउटकम्स लिए। अब बच्चों यहाँ पर x क्या लेगा? जैसा कि हमने बताया x अपनी वैल्यू 0 ले सकता है, तो हमने x लिया 0। तुम कहोगे सर ये अभी आपने जस्ट पीछे कराया भी था, तो ये आंसर था 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/8। चाहे इंडिविजुअल सोच लो चाहे एक साथ सोच लो, वो तुम्हारा मन। तो सैंपल स्पेस में टेल 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 एक ही बार आ रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/8। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि ये क्या होती है बेसिकली, इसको ऐसे लिख लेते हैं पीटी इंटू पीटी इंटू पीटी, या ऐसे भी लिख सकते हो यार, एक ही बार में चलिए जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। ओके, पी एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि हेड टेल टेल हो। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स है, और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का, उसमें नंबर ऑफ टेल्स था, लेकिन आंसर सेम आएंगे। तो बच्चों ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो आंसर कितना आया? 3/8। पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, एक बार में ना लिखिए। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8। फिर x इक्वल टू 2 पे, मेरे ख्याल से अब आप अपने समझ गए होंगे, अब करना आप भी स्टार्ट कर दो। तो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा? यानी कि आपके 2 हेड हो गए। सब बच्चे अपनी कॉपी में खुद से भी करें, इससे पहले आपने टेल वाला किया था, ये हेड वाला है, तो ये भी अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3/8। फिर लास्ट बचा x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 3 मतलब तीनों हेड हो गए, यानी कि आंसर हो गया 1/8। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही लो खटाखट, और जैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया समझ लो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद आपके लिए मीन निकालना काफी आसान सा काम हो गया। चलिए भाई, तो ये बच्चों x हो गया 0 1 2, अरे एक कम पड़ गया यार, और ये हो गया 3। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे हो गया px, ये हो गया 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो मैं लिखता हूँ ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरे को वैसे याद रहती है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इतनी बार कर चुका हूँ नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स वाला, कि मेरे को टेबल याद रहती है। तो आपको उन टेबल्स में बार बार सिमिलरिटी दिख रही होगी, हो सकता है जब आप पहले कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन आपको टफ लगेगा,
लेकिन अभी आप कर रहे हैं तो हो सकता है अब आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगे, और कुछ टाइम बाद आपको ये टेबल खुद ही समझ में आने लगती है कि टेबल में ये आंसर्स आएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अब हम लोग फाइनली आते हैं मीन के ऊपर। क्या निकालना है हमें? मीन, क्योंकि क्वेश्चन में मीन पूछा गया था। ठीक है, तो बच्चों मीन अगर हमको निकालना होता है तो मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन। ठीक है, एक्स आई पी एक्स आई, ये होता है बच्चों, देखो बच्चों क्या लिखा, एक्स आई पी एक्स आई। तो बच्चों अगर आई अगर वैल्यू कहां से लेगा, 0 से लेकर के 3 तक, तो मतलब x0 इंटू पी एक्स जीरो, समझ गए, x1 इंटू पी एक्स वन, x2 इंटू पी एक्स टू, x3 मतलब इंटू पी एक्स थ्री। समझ में आया? मतलब लिखकर दिखाएं, चलो लिख के दिखाते हैं। तो ये हुआ 0 इंटू 1/8, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, ये हो गया। अरे जैसे लिखते नहीं थे समेशन एफ आई एक्स आई, यस सर। जैसे समेशन एफ आई एक्स आई लिखते थे, बिल्कुल मैंने वैसे ही काम किया है, कुछ नया नहीं किया है। बस आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाना पड़ता है, वो जिस बच्चे का बन जाता है वो मीन फिर एक झटके में निकाल लेता है, किसी को टाइम नहीं लगता। तो 3/8, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 3/4, फिर 3/8। तो ये आंसर कितना आया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो उसमें, तो नीचे बन गया 6 6 6 12, 12/8, 12/8 यानी कि 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2 यानी कि 1.5। ये देखो बच्चों मैंने मीन निकाल के आपको दे दिया। तो आपको आंसर पता है बच्चों क्या निकालना था? आपको आंसर ये 1.5 निकालना था। तो 1.5 निकालने से पहले आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में थोड़ी वर्किंग थी। वर्किंग अभी अगर आप बिगिनर है हो सकता है आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन एक बार समझ में आ जाती है तो ये वर्किंग जो है बहुत इजी लगेगी आपको, आप क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है ना आराम से? यस सर। ओके बच्चों, क्लास लीव ना करना, आप लोग का नुकसान हो जाएगा। जितने लोग बने हो वो बने रहना, क्योंकि क्वेश्चंस के मैं पैटर्न चेंज करते जाऊंगा और ये एकदम कंपलसरी पोर्शन करा रहा हूँ, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अब चाहे आप हंस के सीखो रो के सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने बच्चों ये मीन का फंडा बताया कि मीन आप किस तरह से निकालो। अगर आप मीन निकालना सीख जाते हैं तो काफी अच्छी बात है। एक बार आप फिर से इसको चेक कर लीजिए, मैंने पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दोबारा लगाया है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। कोई आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो आप भले दोबारा पूछिए, दोबारा भी बता सकता हूँ। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर आप पहुंचेंगे तभी वो क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, अब बच्चों हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन करने वाला है, तो उस बड़े से क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि उसमें हम मीन भी निकालेंगे, वेरिएंस भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। तीनों ये रैंडम वेरिएबल हम आपको एक ही बार में सिखाएंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आपको लेंथ थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा सब। तो बच्चों क्या सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट? यस। ओके, तो 10th कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 11th भी वही ऐसे ही है, 12th भी ऐसे ही है, 13th में आ गया। देखो बच्चों, जो 13th क्वेश्चन है वो देखने में भले छोटा लगे लेकिन घाव बहुत गंभीर करेगा। देखिए, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप पढ़ लो आराम से, अगर स्पीड स्लो करनी है तो वो भी बता देना, स्लो कर देंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स obtained when two fair dice are rolled, find the variance and standard deviation of x। तुम कहोगे सर ये कोई बात होती है, इन्होंने तो क्वेश्चन इतना छोटा दिया है
तो बच्चों एक बार चेक करो, आवाज आ रही है सबको दोबारा? यस सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे सर ये जो सम है उसको तो आपने एक्स कह दिया है इस क्वेश्चन में। तो सर जब हम ये 36 पेयर्स को सजाते हैं तो उसमें सम हमें क्या देखने को मिलता है? सर 1 टू से 12 थ्री तक। फोर। नहीं, वन तो सम कभी नहीं आता है। यस सर, मतलब 1 की 0 प्रोबेबिलिटी कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, हम सम की बात कर रहे हैं तो सबसे जो छोटा पेयर होता है वो छोटा पेयर होता है 1,1। तो 1,1 जो होगा वो 2 होगा। तो सबसे छोटा जो सम होगा वो 2 होगा। और सबसे बड़ा सम क्या होगा? 6,6। 6,6 यानी कि 12 होगा। तो बच्चों ये जो x है ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नंबर्स। तो ये बात याद रखिए कि जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ नंबर्स को। यानी कि x अपनी वैल्यू क्या ले सकता है? तो तुम कहोगे सर इसमें तो x बहुत बड़ा वाहियात हो गया। क्यों? क्योंकि सर x तो यानी सम जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। यस, इतना बड़ा बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से पेज पलट रहा हूँ और उसमें आपको एक बाबा जी का तिलक बता ही देता हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ बताया था, वो नोट्स एक बार खुल जाए तो मैं आपको काफी स्पीड में बता ले जाऊंगा। तो जस्ट वेट करिए बच्चों, एक बार आप लोग अपना तिलक दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो कहाँ गया तिलक? ये है बच्चों। तो बच्चों ये देखो, मैंने सम वाला किस्सा इसीलिए बताया था क्योंकि ये सम वाला किस्सा बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है। इसीलिए मैंने आपको सम वाला किस्सा इस तरीके से बता दिया था ताकि आपको बार बार जो है इतने सारे पेयर बना करके एक एक काउंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ नंबर्स 2, अगर सम आता है 2 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। सम आता है 12 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। ठीक है ना? सम ऑफ 3 आता है तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/36। सम ऑफ 11 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 2/36। तो बच्चों 2 12 ये दोनों एक ही लाइन में है, तो जो 2 के लिए होगा सम वही प्रोबेबिलिटी सेम 12 के लिए भी होगी। जो 3 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी वही सेम प्रोबेबिलिटी 11 के लिए भी होगी। तो बच्चों मैंने इस तरह से आपको 2 3 4 5 6 और 7 को अकेला कर देता हूं और इस तरह से सजा करके इसका नाम देते हैं तिलक। तो इसको तिलक का मैंने इसीलिए आपको कंसेप्ट बताया था। अगर आप इस तिलक के कंसेप्ट को याद रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी यूज कर सकते हैं। अब बाय द वे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो फिर आप अपने तरीके से करिए। अगर आपने लेक्चर्स वगैरह नहीं अटेंड किए, ये जो मैं इतने सारे घुमा रहा हूँ लेक्चर्स, मैं बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये मैंने बहुत सारा जो पढ़ाया है ये कोई बुकलेट वगैरह नहीं पढ़ाई है, ये सिर्फ अभी आपकी एनसीईआरटी ही कराई है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 क्वेश्चन नंबर सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं। हेयर, सबसे पहले लिखिए हेयर x कैन टेक वैल्यूज। हेयर x कैन टेक वैल्यूज, क्या क्या ले सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 से बड़ा तो सम आता ही नहीं है ना। तो x अपनी वैल्यू 2 से लेकर के 12 तक लेगा। तुम कहोगे सर इसमें तो बवाल हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने उठा लिया है। हमने अपने मन से नहीं उठाया है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है? ओके, तो सबसे पहले क्या है, x इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी सम आ रहा है 2। तो वो कौन सा पेयर होगा? 1,1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। उसके बाद सम के बाद अगर सम आप 3 लेंगे तो वो कौन कौन से पेयर होंगे? 1,2 और 2,1। देख सकते हैं बच्चों, अगर सम 3 है तो उसके दो ही पेयर हो सकते हैं, या तो 1,2 2,1। अगर सम 4 होगा तो उसके 3 पेयर होंगे, सम 5 होगा तो उसके 4 पेयर होंगे। समझ गए? सम 6 होगा तो उसके 5 पेयर होंगे, सम 7 होगा तो उसके 6 पेयर होंगे। उसके बाद रिपीट करने लगेगा। आपको याद आ गया बाबा जी का तिलक? चलिए,
तो बच्चों सम अब मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा यार, अपने आप भी तुम लोग खुद भी लिखो। तो ये हो गया 1/36, 1/36, दिस इज 2/36, 2/36 इज 1/18। अगर किसी को लिखवाना हो पूरा तो वो बता दे भाई, मैं पूरा लिख दूंगा फिर। अब p x इक्वल टू 4, जो x इक्वल टू 4 में कौन कौन से पेयर बनेंगे आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। 1,3 हो सकता है, 2,2 हो सकता है और 3,1 हो सकता है। तो ये कितने हैं, एक कम है ना, अगर सम आपका 4 है तो पेयर तो एक कम ही है उससे, यानी आंसर हो गया 3/36। 3/36 इज 1/12। फिर से देखो, अगर x आपका क्या है 5 है, तो अगर x आपका 5 है तो सम के जो पेयर होंगे 5 वाले वो 4 पेयर होंगे। वो 4 पेयर्स लिख दूं क्या, 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,2 हो सकता है और 4,1 हो सकता है। मैं वैसे इतना एग्जाम में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है, आपको एकदम प्रॉपर पता होना चाहिए वरना मार्क्स आपके कटेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब x इक्वल टू 6 यार मैं नहीं लिख पाऊंगा इतना, अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/36। ठीक है, चलिए x इक्वल टू 7 बता दें, डायरेक्ट लिख दें 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6। उसके बाद बच्चों रिपीट करने लगेगा, जो 8 वाला होगा वो 6 वाले को मैच करेगा, जो 9 वाला होगा वो 5 वाले को मैच करेगा। समझ रहे हो, सेम हो जाते हैं उसके यस बाद। सर। चलिए तो x इक्वल टू ये हो गया 8, तो 8 वाला वापस चला जाएगा 6 वाले के पास, यानी कि 5/36। अब एक ही लाइन में लिख चला था तो ये हो गया 9, 9 वाला मैच करेगा 5 वाले से, 5 वाला कितना है 1/9। ठीक है, ओके। फिर आ गया 10, 10 वाला मैच करेगा 4 वाले से, 4 वाला आंसर कितना है 1/12। देख रहे हो एक ही लाइन में कैसे लिखते चले जा रहे हैं। फिर कितना है 11, कितना है 11, 11 वाला मैच 1/2। करेगा 3 वाले से, और 3 वाला कितना है 1/18। देखो 3 वाला 1/18 है, स्क्रीन पे देखो। उसके बाद बच्चों आखिरी पहुंच गए हम लोग अब 12, और 12 वाला मैच करेगा 2 वाले से, तो 2 वाला कितना है 1/18, नो 1/36 आ गया बच्चों। तो बच्चों सम ऑफ जो 12 वाला होगा वो 6,6 ही पेयर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। तो तुम कहोगे सर ये शॉर्टकट से तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जिसको पता ना हो वो तो एक एक पेयर लिख करके सोच सोच के उसका बैंड बच जाएगा, वो क्वेश्चन ही छोड़ देगा। ओके बच्चों, तो यहां पर जो है अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कई सारी छोटी छोटी लाइंस बना लेते हैं, फिर जो कम पड़ेंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। चलिए तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है वैसे, पूरी बढ़ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये आपका x और ये हो गया आपका px। चलिए यहाँ 2 था सम, तो 1/36, 3 है तो 1/18, 4 है तो 1/12, 5 है 1/9, 6 5/36, 7 1/6, 8 5/36, 9 अब रिपीट करेगा 1/9, 10 1/12, 11 1/18, 12 1/36। ये हो गया बच्चों, तैयार हो गया। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली आपका तैयार हो चुका है। एक लाइन इसमें हम हटा देते हैं, ये बच्चों आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बच्चों मैं बताऊं आपको, कई बच्चे क्या करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली लिख लेते हैं, वो इतना देर तक बोलते नहीं है क्योंकि उनको कंसेप्ट्स पता होते हैं तिलक वगैरह के, तो वो फटाफट लिखते चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनको टाइम नहीं लगता है।
ओके, अब हमारे पास भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और है। तो हम लोग एक एक करके सब निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। तो मीन निकालेंगे, फिर उसी का यूज हम आगे करते हैं। तो बच्चों जो मीन होता है, अब मेरी बात जरा थोड़ा ध्यान से और सुनना। जो मीन होता है, मीन को अभी मैंने रिप्रेजेंट करने का तरीका जो बताया है वो उसको ऐसे लिखते हैं ई एक्स। किसी भी इवेंट का जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको अगर मीन में रिप्रेजेंट करना है तो ई एक्स करके लिखते हैं, और वो होता है समेशन एक्स आई पी आई। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये एक्स आई पी एक्स आई इस तरह से लिखेंगे, लाइक दैट। ये तो बच्चों अब ये आप क्या करोगे, अब तो आप समझ ही गए हो। तुम खटाखट इसको कैलकुलेट करोगे, मीन आ जाएगा। कैसे आएगा, तुम लिखोगे 2 इंटू 1/36 प्लस 3 सर इंटू। 252/36 आएगा। ओके बेटा, जब बेटा इसको निकालोगे तो ये वैल्यू इंटीजर आ रही है क्योंकि मैंने सर तो वो एनसीईआरटी में। 7 हो जाएगा ना। हाँ 7 आएगा, गुड। तो ये हो गया 4 इंटू 1/12, 5 इंटू 1/9, 6 इंटू 5/36, 7 इंटू 1/6, 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 1/9 प्लस 10 इंटू 1/12 प्लस 11 इंटू 1/18 प्लस 12 इंटू 1/36। ये है बच्चों उसको लिखने का तरीका। ठीक है, अभी बच्चों अपने आप से अपने घर पे कहीं पे भी सिंप्लीफाई कर लेना। ये आंसर पीछे दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7। ठीक है, तो ये बच्चों मीन निकालने का तरीका हो गया, मीन मैंने निकाल दिया। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, मीन मैंने निकाल दिया। अब बच्चों मीन निकालने के बाद हमें बेसिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, लेकिन हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी और तकलीफ लेनी पड़ेगी, तभी आप निकाल सकते हैं दूसरी चीजें। p/x² निकालेंगे। यस बेटा, p इंटू एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है यहां पर। तो अब ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल फॉर्मूले वगैरह की अभी तक हवा नहीं है तो मैं उनको आपको लिखकर बता रहा हूँ, जरा उसको आप समझ लीजिए। जैसे आपने अभी बच्चों क्या किया था, थोड़ी देर पहले ई एक्स निकाला था। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी आपने जैसे ई एक्स निकाला था यानी कि मीन निकालना था, तो आपने लिखा था समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, लिखा था ना। ये तो ई एक्स था यानी कि मीन था, ये आपका मीन था। ठीक है, मैं मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो बच्चों अगर आप ई एक्स इसको कहते हो तो ई एक्स स्क्वायर आप इसको कहेंगे समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ये बच्चों ई एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू जब आप बच्चों निकाल लेंगे तो ही आप वेरिएंस को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो वेरिएंस होता है बच्चों, वो वेरिएंस किसी भी रैंडम वेरिएबल का होता है ई, जस्ट वेट मैं दोबारा लिखता हूं, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का यानी कि मीन का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों वेरिएंस। और ये सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर वेरिएंस आ जाता है तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो बच्चों अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लेंगे पहले स्क्वायर रूट किसका, वेरिएंस का, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों एक तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है। वेरिएंस क्या होता है, वो ये होता है जो मैंने भी ब्लॉक में सजाया है। और मीन क्या होता है, मीन ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 3 स्टैंडर्ड सोचने पड़ते हैं तभी काम होता है।
और इससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाया ही होगा, तभी ये सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद ये सब काम करेंगे, तभी आपका आगे काम हो पाएगा। लेकिन मान लो यदि किसी बच्चे ने, मान लीजिए यदि किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत निकालना है, तो सोचो उसका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन तभी मैंने आपको उतनी देर तक पहले बताया ताकि आप उसको समझ लें। अगर आपने समझ लिए तो आपका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब तुम कहोगे कि सर वेरिएंस निकालने के लिए पहले तो आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ई एक्स स्क्वायर क्या होता है? होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो तुम कहोगे सर एक्स आई स्क्वायर करना है आपको। हाँ, एक्स आई स्क्वायर करना है, यानी कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करेंगे सर, एक्स वाले जो भी टर्म थे, देखो इसमें थी ना ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखो स्क्वायर ये है, यानी कि 2 को 1/36 से कर रहे थे। अब 2 को 1/36 नहीं करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/36 से। फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 से। फिर 16 इंटू 1/20, 25 इंटू 1/9, 36 इंटू 5/36, 49 इंटू 1/6, 64। समझ गए? इस तरह से हम करेंगे। तो आपको एक्सआई वाले जितने भी टर्म है 2, 3, 4, 5 जो भी लिखे हैं उन सबकी स्क्वायरिंग करनी है, तभी कॉरस्पॉन्डिंग पीएक्स से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन बहुत समझ में तो आ गए, लेकिन क्वेश्चन बड़े बहुत है, इतने बड़े क्वेश्चन करेंगे? अब बेटा ये तो हम तो नहीं करा रहे, ये कोर्स में ही है आपके, ठीक है, तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। ये बच्चों मैंने कॉपी करके यहाँ पे वापस ले आया। ठीक है, मैं फालतू वाले टर्म यहाँ पे हटा देता हूँ, ये भी आ गया अलग से। तो बच्चों मेरे को इस टेबल में क्या काम करना है, इसी टेबल में थोड़ा सा वर्किंग करनी है आपको। हर नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है? हर नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर, ये देखो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये देखो हर नंबर का स्क्वायर कर दो, और उसके बाद ई एक्स स्क्वायर निकाल लो। अब तो निकाल लोगे? यस सर। ये हो जाएगा 4 इंटू 1/36। बच्चों जो सबसे आसान मेथड होते हैं ना क्वेश्चंस करने के, मैं वही आपको बता रहा हूँ। एक दूसरे मेथड से भी निकलता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए जैसा बता रहा हूँ। बाइनोमियल ट्रायल्स है। हाँ, दूसरे मेथड्स भी हैं, यस बेटा। 36 इंटू 5/36, 49 इंटू 1/6, 64 इंटू 5/36, ठीक है, 81 इंटू 1/9, 100 इंटू 1/12, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 इंटू 1/80, प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1/36। ये बच्चों आपका ई एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। आप कहोगे सर ये इतना भयानक क्वेश्चन हो सकता है? वेरिएंस वगैरह आते हैं क्वेश्चन? बुक में देख लो बेटा, दिए तो है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन है, और कुछ थोड़ी नहीं है। ओके, तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 987/80, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 329/6। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी पता पड़ जाएगी। 329/6, एक सेकेंड, 329/6, ये वैल्यू आ रही है बच्चों 54.83 या 8333, 83 लिख लो। ये बच्चों वेरिएंस नहीं है, इसको गलती से वेरिएंस मत समझ लेना, वेरिएंस तो अभी हम निकालेंगे। ये वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, ये स्क्रीन पे अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है वेरिएंस का। ऐसा ना हो यहीं पे खुश होके क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे खुश नहीं होना।
अब हम लोग निकालेंगे वेरिएंस। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान जाए। अब हम निकालने हैं बच्चों वेरिएंस। मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला। मैंने कहा था ना अभी एक क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए समझने में हो सकता है भी टाइम लगे, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन सर हो सकते हैं। तो मीन आपने पहले ही निकाल लिया था, मीन था 49, सॉरी 7 था, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 54.8333 माइनस 49 कितना हुआ? ये आएगा 5.833। ये बच्चों आपका वेरिएंस निकल के आया है। मैंने कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपका यहाँ पर ध्यान जाए। तो मैं ये बता रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे इसी स्टेप पे निकाल के छोड़ देते हैं। ये वेरिएंस नहीं है, ये याद रखिएगा। वेरिएंस अभी मैंने निकाला है, और जो बच्चा वेरिएंस निकाल लेता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ होता ही नहीं, सीधा सीधा वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, यानी 5.833 या 83 जो भी है लिख दो। तो ये हो गया, ठीक है। ये वेरिएंस हो गया, वेरिएंस का स्क्वायर रूट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और बच्चों अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है 2.415, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। रूट 5 तो वैसे भी 2.23 होता ही है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, वही आ भी रहा है, ठीक है। सर इसका आंसर फ्रैक्शन में निकाल के छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी खोल के रखी है ना, तो मैं पीछे से आंसर देख रहा हूँ, वही एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ। बीच बीच में तो मैं खुद ही सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ पर अभी आपने जो देखे हैं ये फॉर्मूले, हो सकता है फॉर्मूले आपको थोड़ी तकलीफ दें, लेकिन अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, और उसमें सब कुछ पूछा गया है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बस उसका एक्स जो है वो काफी लेंदी नहीं है, उसका जो रैंडम वेरिएबल है वो काफी छोटा सा है, इसलिए क्वेश्चन काफी रिड्यूस हो गया है, और लोगों ने बहुत जल्दी से इसको करके अपने आंसर को अंजाम दिया है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ आराम से। क्या ओके, हो इसको बेटा? नोट कर दीजिए। हम्म। तो बच्चों अगर आपसे हो सकता है आप थक गए हो, नोट नहीं कर पा रहे हो, तो हमसे नोट्स तो ले ही लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये जरूर करिए कि कम से कम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले समझ लीजिए, किस तरह से एग्जाम में लगाना है ये सब समझ लीजिए। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पे दिखा रहे हैं आपको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करके मैं इसको यहाँ पे ले गया। हो गया सर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमें लगता है इस लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ज्यादा बड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में आनंद नहीं आता, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड वेट करो।